हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 153 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन जो 11 नंबर से शुरू होगा। यह क्वेश्चन आपके केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, आसोपाई दृश्य निम्नलिखित की कला में चित्रित पाए गए हैं। जो आसोपाई दृश्य हैं वो निम्नलिखित किस कला में क्या है चित्रित पाए गए हैं, किस कला की विशेषता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए भरहुत, बी ए बोधगया, सी ए मथुरा, डी ए सारनाथ। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, मथुरा कला। तो आसोपाई दृश्य जो है मथुरा कला की, जो मथुरा कला है उसमें चित्रित पाए गए हैं। तो आसोपाई दृश्य किस कला में चित्रित पाए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा मथुरा कला में चित्रित पाए गए हैं आसोपाई दृश्य। व्याख्या देख लेते हैं। मथुरा कला में आसोपाई दृश्य चित्रित पाए गए हैं। मथुरा कला की मूर्ति के प्रथम दर्शन और उसकी पहचान 1836 में हुई थी। आजकल यह कोलकाता के संग्रहालय में है। यह आसोपाई का दृश्य है। एफ.एस. ग्राउज ने 1832 में पालीखेड़ा नामक स्थान से यहाँ की दूसरी महत्वपूर्ण प्रतिमा आसोपाई कुबेर को प्राप्त किया। कुबेर की आसोपाई, जिसे पानगोष्ठिका भी कहते हैं, कुबेर की आसोपाई की मूर्तियां मथुरा के पालीखेड़ा, नरोला एवं महोली से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, तो नरोला और महोली से प्राप्त हुई हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है और केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है। राजाधिराज श्री की उपाधि चंद्रगुप्त को किस अभिलेख में दी गई है ये बताना है। स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ लेख में, कुमारगुप्त प्रथम की भीतरी मुहर में, ऑप्शन सी है आपका प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र पत्र लेख, डी है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी गुहा लेख है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि प्रदान की गई है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उदयगिरी गुहा लेख है उसी में चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिसे कहते हैं, उसी को क्या है राजाधिराज श्री की उपाधि उदयगिरी गुहा लेख में दी गई है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। उदयगिरी गुहा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराज श्री की उपाधि दी गई है। यह अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के संधि विग्रह वीरसेन 100 का है। उदयगिरी का दूसरा गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त के ससानिक महाराजा का है। ससानिक महाराजा का है जो मालवा का गवर्नर था। चंद्रगुप्त के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी हैं। इसकी अन्य उपाधियाँ विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, शाह सांक इत्यादि थी। इसको क्या है, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी उनकी उपाधि थी, विक्रमांक भी थी, परम भागवत भी थी और शाह सांक भी थी। ये सब उपाधि याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का कला और साहित्य के प्रति अगाध प्रेम था। उनके दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिन्हें 9 रत्न कहा गया है। इनमें जो है कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपक्का, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकपड़, बारहमिहिर, बररुचि जैसे विद्वान क्या थे, सम्मिलित थे। तो ये 12 नवरत्नों को आप सूची जो है, इनका सूची जो दिया गया है इनको नोट कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि कौन नवरत्नों में सम्मिलित नहीं था। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था। दरबार के 9 रत्नों का संबंध किससे था। चंद्रगुप्त द्वितीय से,
समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, धर्मपाल। और देखिए यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न निवास करते थे, जिनका हमने ऊपर अभी क्या किया था, व्याख्या किया था, अभी उन्हीं के बारे में जिक्र किया था। अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऊपर हमने पूरा पढ़ लिया था। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और ये भी देखिए केबीएस पीजीटी परीक्षा 2018 में पूछा गया है। अश्वमेध प्रकार के स्वर सिक्के निम्न में के द्वारा प्रचलित किए गए थे। मतलब अश्वमेध जो प्रकार के सिक्के हैं वो किसके शासनकाल में प्रचलित थे या किसके द्वारा प्रचलित कराए गए थे, ये बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा। तो जो अश्वमेध यज्ञ प्रकार के जो स्वर सिक्के हैं वह समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त प्रथम द्वारा प्रचलित करवाए गए थे, चलाए गए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासकों में समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध प्रकार के स्वर सिक्के चलाए। समुद्रगुप्त के अश्वमेध प्रकार के सिक्के के पूर्व भाग पर यज्ञ का घोड़ा तथा यूप का अंकन था। पृष्ठ भाग पर राज महिषी दत्त देवी की आकृति अंकित थी। इस प्रकार समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेध पराक्रमण अंकित है। यही एकमात्र प्रकार का सिक्का है जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं हुआ है। समुद्रगुप्त के अन्य स्वर सिक्कों में गरुड़, धनुधारी, परशुधारी, व्याग्निहंता तथा वीरावादन प्रकार के सिक्के हैं। वही कुमारगुप्त प्रथम द्वारा चलाई गई मुद्राएं खड़गधारी, गजारोही, अप्रतिघ, कार्तिकेय तथा अश्वमेध प्रकार के सिक्के हैं। तो इन दोनों को नोट कर लीजिएगा कि कैसे कैसे सिक्के चलाए गए थे। 15 नंबर क्वेश्चन, और एनबीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया है। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का क्या है उल्लेख किया गया? लोकरका, याद रखिएगा, लोकरका। शिव का, गणेश का, सूर्य का या कुमार का? तो 15 का आंसर जाएगा सी के साथ, सूर्य का। किसका हो जाएगा? सूर्य आपका आंसर हो जाएगा। लोकरका जो है वो सूर्य के लिए संबोधित किया गया था। क्वेश्चन था आपका, गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। लोकरका का जो उल्लेख है, लोकरका का प्रयोग किया गया है, वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गुप्त काल में सूर्य के लिए लोकरका शब्द का प्रयोग किया गया है। व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल के दौरान लोकरका के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। लोकार्क, यहाँ पे लोकार्क भी लिखा है, लोकार्क या लोकरका, ये याद रखिएगा, ये सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। अभिलेखों में सूर्य देवता के विभिन्न नाम मिलते हैं, जैसे भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी, मार्तंड इत्यादि। मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना की गई है। मंदसौर जो शिलालेख है उसके प्रारंभिक जो श्लोक प्राप्त हुए हैं उसमें सूर्य की उपासना की गई है। इसी तरह स्कंदगुप्त के काल का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से क्या होता है? प्रारंभ होता है। जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त ने हुड़ को पराजित किया था। हुड़ आक्रमण जो है इसके भीतरी, जो हुड़ आक्रमण का उल्लेख इसके भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है, तो उसी की बात हो रही है। इसी तरह जो है स्कंदगुप्त के काल का इंदौर ताम्रलेख सूर्य पूजा से क्या होता है? प्रारंभ होता है। इंदौर ताम्रलेख में ही 2 क्षत्रियों द्वारा अंतर्वेदी गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र में एक सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है। आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है और यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2020 में पूछा गया है। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है। आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है नाट्यशास्त्र से संबंधित है बोवर, बी है आयुर्वेद से संबंधित है,
सी ए खगोल शास्त्र से संबंधित है, डी ए गणित से संबंधित है। तो 16 का आंसर जाएगा बी के साथ दोस्तों, आयुर्वेद से संबंधित है। जो आपका बोवर है वो किससे संबंधित है? तो वो आयुर्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन आपका था कि गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि संबंधित है किससे? तो बोवर से आयुर्वेद से संबंधित है बोवर, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। गुप्तकालीन बोवर पांडुलिपि का संबंध आयुर्वेद से है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के विद्वान धन्वंतरी थे, जिन्होंने निघंटु की रचना की। जिन्होंने क्या की? निघंटु की रचना की। नवीनतकम नामक आयुर्वेद की रचना जो है आयुर्वेद ग्रंथ की रचना इसी काल में हुई। 6ठी शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह की रचना की। आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है, यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। किस शासक वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिला है? सातवाहन, कुषाण, गुप्त या वर्धन? तो 17 का आंसर जाएगा ए के साथ, सातवाहन। सातवाहन जो शासक थे, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा क्या है? भूमि अनुदान जो है का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिला है। किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिला है? तो वो कौन से वंश है? वो कौन है? सातवाहन। सातवाहन के संस्थापक सिमुग था, ये याद रखिएगा। व्याख्या देखिए। सातवाहन वंश के शासकों के अभिलेखों में भूमि तथा ग्राम दान में दिए जाने के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। भारत में भू अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य सातवाहनों के समय में ही मिलता है, जब महाराष्ट्र क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ के समय उपहार स्वरूप पुरोहितों को एक गांव दिया गया था। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया था। तो किसने जारी किया था? अभी हमने ऊपर देखा था, तो सातवाहन आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका सही है, सातवाहन ने जारी किया था सर्वप्रथम भूदान। आगे चलते हैं। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है और यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकरे गए हैं? गुप्त काल के निम्नलिखित किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकरे गए हैं? जो संगीत वाद्य होते हैं, मतलब वो सामान जो होते हैं संगीत बजाने वाले जो यंत्र होते हैं, उनके साथ शिव पार्वती का उकरा गया है, मतलब उसमें चित्र बनाया गया है। तो वो किस समय बनाया गया है, किस मंदिर में? तो भूमरा मंदिर, नचना कुठार मंदिर, नागोद शिव मंदिर, तिगवा मंदिर। तो आंसर 19 का क्या हो जाएगा दोस्तों? बी के साथ जाएगा। 19 बी करेंगे, नचना कुठार मंदिर। तो गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकरे गए हैं? तो वह कौन सा मंदिर है? तो नचना कुठार मंदिर। ऑप्शन बी आपका सही है, नचना कुठार मंदिर। बी का व्याख्या देख लेते हैं। सॉरी, बी नहीं, मतलब आपका जो 19 नंबर है उसका व्याख्या देख लेते हैं। गुप्त काल के मंदिर नचना कुठार में शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिसमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियां उकेरी गई हैं। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नचना कुठारा का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये बताना है। पन्ना में, खरगोन में, सतना में, अलीराजपुर में। तो आंसर क्या होगा? पन्ना आंसर हो जाएगा। जो नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वो पन्ना जिले में है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अजयगढ़ के समीप नचना कुठार स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण वर्गाकार चबूतरों पर किया गया है। अन्य तथ्य देखते हैं तो
इस मंदिर का गर्भगृह 8.5 फुट चौड़ा है, जिसके चारों ओर ढला हुआ बरामदा एवं दक्षिणा पथ था। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप है। इस मंदिर के गर्भगृह के सामने स्तंभ युक्त मंडप है। गर्भगृहों की दीवारों को अलंकारों से सुसज्जित किया गया है। गर्भगृह की दीवारों को अलंकारों से सुसज्जित किया गया है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है और ये भी आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया है। काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है? काचगुप्त की या ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य बताना है। अभिलेख है, मुद्रा है, फाह्यान का विवरण है या आर्य मंजूश्री कल्प मूल कल्प है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प है, तो इसका आंसर बताना है। तो 21 का बी हो जाएगा, मुद्रा आपका आंसर हो जाएगा। जो काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य क्या है, तो उसका मुख्य साक्ष्य कौन सा है, तो मुद्रा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है, अच्छा देखते हैं। हाँ ठीक है। तो काचगुप्त की इसमें प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिनमें कुछ खंडित अवस्था में हैं। चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण सुरक्षित है। समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया तथा समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा। इस विद्रोह का नेतृत्व काच नामक उसके भाई ने किया था। काच नामधारी कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। इनके मुख्य भाग पर राजा की आकृति तथा मुद्रा लेख काच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीता है उत्कीर्ण है तथा पृष्ठ भाग पर सर्व राजोच्छेता विरुद्ध अंकित है। तो इन सब चीज़ों को आप नोट करिएगा। आगे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है। गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है किससे? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से और स्कंदगुप्त से। तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय से। जो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है वो किससे है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन बी आप याद रखिएगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। जो गुप्त संवत 61 का मथुरा लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या है? संबंधित है। और मथुरा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनका शासनकाल देखेंगे तो 375 से 415 ईस्वी तक है। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है और रामगुप्त से क्वेश्चन पूछा गया है। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है, ये आपको बताना है। समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, सी है आपका अश्वघोष का संजन ताम्र का पत्रलेख, डी है स्कंदगुप्त का काहोम अभिलेख। तो आंसर जाएगा सी के साथ आपका अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। तो किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? तो वो है अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। उसमें रामगुप्त का नाम आता है संजन ताम्रपत्र लेख में, जो अमोघ वर्ष का है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के संजन ताम्रपत्र लेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है। राष्ट्रकूट वंश के ही शासक गोविंद चतुर्थ के काम्बे एवं सांगली अभिलेख में से भी इस बात की क्या होती है? पुष्टि होती है। वहीं राखाल दास बनर्जी पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने 1924 में बीएचयू के मनिंद्र चंद्र वंशी व्याख्यान माला के अंतर्गत रामगुप्त की ऐतिहासिकता सिद्ध की।
जबकि इस कहानी का उल्लेख किसी भी गुप्तकालीन अभिलेख में नहीं हुआ है, परंतु परवर्ती साहित्यिक स्रोतों जैसे वाण भट्ट की हर्षचरित, राजशेखर की काव्य मीमांसा, भोज के सिंगार प्रकाश में इस कहानी का वर्णन हुआ है। साथ ही साथ विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नाटक में भी उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, आपके 24 नंबर क्वेश्चन है और आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं मिली है। कहाँ से जैन प्रतिमाएं मिली है ये बताना है। दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से। तो 24 का ए आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, दुर्जनपुर से। गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैसे प्रतिमा मिली है, तो कहाँ से मिली है, तो दुर्जनपुर से मिली है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। वेशनगर अर्थात विदिशा, वेशनगर के पास स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनके चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि में 3 लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें महाराजाधिराज रामगुप्त का नाम एक राजा का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त का नाम एक राजा का उल्लेख मिलता है। आगे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई हैं? जो गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं ये बताना है। जैन प्रतिमाएं जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? दुर्जनपुर से। कहाँ से हुई है? दुर्जनपुर से, उदयगिरी से, विदिशा से, सांची से। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, उदयपुर से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, उदयपुर से। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन और जिनके व्याख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।